हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल स्टडीज़ विद एक्सीलेंस एंड बीट द एग्जाम। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स, द्रव यांत्रिकी या द्रव इंजीनियरिंग जो भी कह लीजिए के पार्ट 1 पर, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे बेसिक कंसेप्ट ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स का बेसिक कंसेप्ट देखेंगे। फिर उसके बाद मैटर में क्या है कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। फिर उसके बाद आइडेंटिफिकेशन ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस का अलग अलग, तीनों का सॉलिड, लिक्विड और गैसेस का अलग अलग हम लोग आइडेंटिफाइड करेंगे। और फिर हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड देखेंगे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे आइडियल फ्लूइड, रियल या प्रैक्टिकल फ्लूइड जो भी हो, तो ये सबको हम लोग देखेंगे। फ्रेंड्स, ये वीडियो एसएससी जेई या यूपी ट्रिपल एससी जेई या आरआरबी जेई के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के से रिलेटेड टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि क्वेश्चन लगभग हमेशा रिपीट होते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, और जो भी लड़के प्रेजेंट टाइम में पॉलिटेक्निक कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल होगा, क्योंकि इसमें जो भी टॉपिक का थ्योरी दिया हुआ है तो एकदम सटीक है। आप एक बार अगर अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, शुरू से अंत तक देख लेंगे, तो सारी पढ़ाई आपके रिफ्रेश हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि पिछले वीडियो में फ्रेंड्स लोगों ने कमेंट किया था पीडीएफ के लिए और इस बुक के लिए, तो फ्रेंड्स हम आपको बताना चाहेंगे कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ और बुक को दे दिया हूँ, आप लोग वहाँ से अगर चाहें तो ले सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी का वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से कहना चाहेंगे कि जो लोग नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर लें, ताकि इस तरह के लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, देख रहे हैं तरल यांत्रिकी अर्थात फ्लूइड मैकेनिक्स। जैसा कि देख रहे हैं, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि फ्लूइड और मैकेनिक्स अर्थात ये फ्लूइड मैकेनिक्स दो पार्टों से मिलकर बना हुआ है। फ्लूइड और मैकेनिक्स, फ्लूइड में क्या आएगा, जैसे फ्लूइड में गैसेस और लिक्विड आएगा, और मैकेनिक्स में ये होता है कि बल पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि फ्लूइड और मैकेनिक्स, जैसे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में की टॉपिक हम पूरी क्लियर किए हैं पूरी बुक का। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, जिससे आप लोगों को अगर चाहेंगे तो पूरा वीडियो आपको वहाँ से मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैकेनिक्स में हम लोग पढ़ते क्या हैं कि फोर्स जिस भी वस्तु पर, चाहे वो सॉलिड, लिक्विड, गैसेस जो भी हो, जिस पर हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, वो फोर्स किस प्रकार से उस पर बिहेव कर रहा है, कितने टाइप से लग रहा है और कितना प्रभाव डाल रहा है। खैर, ये फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड में हम लोग गैस और लिक्विड पर फोर्स जितना लगाएंगे उस पर, तो इससे स्पष्ट होगा कि गैस या लिक्विड तरल पर जो भी फोर्स लग रहे हैं वो फोर्स कितना प्रभाव डाल रहे हैं उस पर, किस टाइप से लग रहे हैं, वो फ्लूइड मैकेनिक्स, कंप्लीट फ्लूइड मैकेनिक्स में यही हमें पढ़ना है। तो चलिए एक एक टॉपिक को हम लोग देखते हैं। तो इसमें पहला टॉपिक क्या है फ्रेंड्स, पहला है, जैसे हम लोग देखते हैं पदार्थ। इंट्रोडक्शन में देखते हैं पदार्थ क्या होता है। पदार्थ उसे कहते हैं जो स्थान घेरता है और हमारी ज्ञानेंद्रियों पर प्रभाव डालता है। तो फ्रेंड्स, जैसे हम लोग कह सकते हैं पदार्थ वो होता है जिसे हम लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं, उसे टच कर सकते हैं, वो पदार्थ होता है। तो पदार्थ के रूप देखते हैं अगला। पदार्थ के अणुओं के में आकर्षण बल तथा उनके बीच परस्पर दूरी के आधार पर पदार्थों के निम्न, अर्थात उनके अणु, जो भी पदार्थ हैं वो अणुओं से बने हुए, चाहे वो लिक्विड हो, गैसेस हो, सॉलिड हो, जो भी हो, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ होता है। तो उन कणों के आधार पर पदार्थ को 3 भागों में बांट दिया गया। पहला क्या हुआ, सॉलिड, दूसरा लिक्विड या द्रव, तीसरा गैस या वाष्प या गैस या वेपर जो भी कह लीजिए। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि पदार्थ के तीनों रूपों में से द्रव तथा गैस तरल कहलाते हैं। बाकी ठोस, अर्थात इसमें हम लोग ठोस नहीं पढ़ेंगे, इसमें हम लोग सिर्फ यही दो पढ़ेंगे, दो टॉपिक, गैस और लिक्विड, यही दोनों पढ़ेंगे हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में। तो चलिए एक एक का डिस्कस करते हैं। अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं क्या, अगला टॉपिक है ठोस, द्रव तथा गैस के लिए विशेष, अर्थात इन सब का एनालिसिस देखते हैं कि ठोस, द्रव, गैस के लिए क्या क्या इसकी डिफिनेशंस हम लोग देखते हैं। पहला क्या है, अलग अलग कैसे हैं। पहला है, अणुओं में परस्पर अत्यधिक आकर्षण बलों के कारण ही ठोस अपना आकार निश्चित रख पाते हैं। अर्थात ठोस के अणुओं का आकर्षण बल बहुत ही करीब होता है, बहुत नज़दीक होता है,
अत्यधिक होता है, जिसके कारण वो अपना आकार निश्चित रखते हैं, अपना आकार में परिवर्तन नहीं होता है। दूसरा है ठोस बहने की क्षमता नहीं रखते, वरन द्रव तथा गैस पदार्थ बहने की क्षमता रखते हैं। अर्थात ठोस बह नहीं पाता है, द्रव और गैस में बहने की क्षमता होती है। नेक्स्ट तीसरा देखते हैं फ्रेंड्स। तीसरा है गैस पदार्थ संपीड़ कंप्रेसिबल होते हैं और दाब बल हटा लेने पर अनिश्चित रूप से फैल जाते हैं। अर्थात गैस जो होता है वो कंप्रेसिबल, गैस को दबाया जा सकता है, जिस भी बर्तन में जिस भी स्थान पर रखें उसको दबाएंगे तो उसका आयतन कम होता जाएगा, जैसे इसको छोड़ देंगे तो अनिश्चित रूप से बहुत तेज़ी से फैल जाएगा। इसलिए गैस पदार्थ क्या होता है, कंप्रेसिबल होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है गैस कंप्रेसिबल इनकम्प्रेसिबल, 4 ऑप्शन रहते हैं तो उसमें याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है कि गैस की अपेक्षा द्रव पदार्थ इनकम्प्रेसिबल होते हैं। अर्थात गैस तो कंप्रेसिबल होता है, लेकिन द्रव क्या होता है, द्रव क्या होता है, द्रव इनकम्प्रेसिबल होता है, जिससे बाह्य बलों को हटा लेने पर भी अनिश्चित रूप से नहीं फैलते, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, परंतु अणुओं का आकर्षण बल उन्हें बांधे रखता है। 5वां, द्रव पदार्थ अपने सतह बना सकते हैं, परंतु गैसीय पदार्थ अपनी सतह नहीं रखते। तो द्रव पदार्थ अर्थात सतह में फ्लो करते हैं जो सतह के रूप में, लेकिन गैस पदार्थ जो होता है सतह नहीं बनाते। 6वां क्या है कि दाब परिवर्तन से गैस पदार्थों के आयतन में काफ़ी परिवर्तन होता है। अर्थात टेम्परेचर बढ़ाएंगे गैस पदार्थ का तो उसका आयतन क्या होगा कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाएंगे तो कम हो जाएगा। तो दाब परिवर्तन से गैस पदार्थ के आयतन में काफ़ी परिवर्तन होता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स ठोस, द्रव और गैस की हम लोग अलग अलग से आइडेंटिफाइड किया। फिर देखते हैं, हम लोग कंपेयर करते हैं, अर्थात ठोस, द्रव और गैस का अलग अलग हम लोग देखते हैं डेफिनेशंस क्या होते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं सॉलिड। सॉलिड क्या होता है कि इनके अणु बहुत निकट और दृढ़ता से चिपके रहते हैं, ठोस अपना आकार बनाए रखते हैं। अर्थात पहला देखिए इसमें है, फिर से देख लेते हैं कि पहला है कि इनके अणु बहुत निकट और दृढ़ता से चिपके रहते हैं। दूसरा, ठोस अपना आकार बनाए रखते हैं और आकार परिवर्तन का में काफ़ी प्रतिरोध प्रस्तुत करते हैं। अर्थात ठोस का जो आकार होता है वो फिक्स होता है और अगर उनके आकार परिवर्तन करना हो तो रेजिस्टेंस अर्थात बहुत प्रतिरोध प्रस्तुत करते हैं। तीसरा क्या है कि ये अधिक मान के तनाव, संपीड़न, कर्तन बलों को सहन कर सकते हैं। अर्थात ठोस जो होते हैं वो चाहे अगर ये मान लेते हैं कोई ठोस मटेरियल है, चाहे इसको दोनों तरफ से खींच सकते हैं या इसको दबा सकते हैं या तिरछा भी खींच सकते हैं। अर्थात अगर खींचेंगे दोनों तरफ तो ये तनाव होगा, दोनों तरफ दबाएंगे तो कंप्रेशन होगा, तिरछा अगर खींचेंगे तो ये कर्तन बल होगा। तो तीनों बलों को सहन कर सकता है ठोस, ये क्वालिटियाँ होती हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें द्रव में कि द्रव की क्या क्वालिटियाँ होती हैं। तो द्रव में क्या है कि पहला, द्रव में देखते हैं क्या क्वालिटी होती है। पहला है इसके अणुओं के बीच की दूरी ठोस की अपेक्षा अधिक होती है, अतः परस्पर कम मजबूती से चिपके रहते हैं। अर्थात ये ठोस जो होती है, ठोस के अणुओं की दूरी बहुत नज़दीक होती है, अर्थात ये बहुत नज़दीक होते हैं, लेकिन द्रव का उससे थोड़ा सा अधिक दूरी पर होता है, जिससे ये कम आसानी से चिपक नहीं पाते। आकार बदलने में कम प्रतिरोध प्रस्तुत करते हैं और अपना आकार निश्चित नहीं रख पाते। द्रव अपना आकार निश्चित नहीं रख पाते, अर्थात बर्तन का ही आकार धारण, जिस बर्तन में द्रव रखेंगे उसी का आकार धारण कर लेते हैं। तीसरा है ठोस बहने की क्षमता रखते हैं, अर्थात द्रव जो होता है वो बहने की क्षमता रखता है। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। चौथा क्या है इसमें कि तनाव बल नहीं सहन कर सकते। ध्यान रखिएगा कि कोई भी अगर बर्तन में कोई द्रव रखे हैं तो उसको तनाव बल नहीं रख सकते, लेकिन बर्तन में रखे हैं तो दीवारों की अपेक्षा इस पर दबाव लगता है, इसलिए ये संपीड़न बल सहन कर सकते हैं। अल्प मात्रा में, बहुत कम ही मात्रा में कर्तन बल भी प्रतिबल सहन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं गैस तथा वाष्प। गैस तथा वाष्प देखते हैं, ये क्या होता है कि इनके अणु काफ़ी दूरी पर होते हैं और इनके बीच आकर्षण बल बहुत कम होता है। गैस तथा वाष्प में क्या है कि इनके दूरी गैस द्रव की अपेक्षा ज़्यादा दूरी पर इनके अणु होते हैं, जिससे इसमें आकर्षण बल बहुत कम होता है। दूसरा क्या है कि अणु सभी दिशाओं में तेज़ी से घूमते रहने के कारण पूर्ण बर्तन में फैल जाते हैं और बहने का गुण उपजाते हैं। अर्थात अणु के सभी दिशाओं में बहुत तेज़ी से घूमते हैं, इसलिए ये संपूर्ण बर्तन में फैल जाते हैं और
संपूर्ण बर्तन में फैल जाते हैं, अर्थात अणु सभी दिशाओं में तेजी से घूमते रहने के कारण पूर्ण बर्तन में फैल जाते हैं और बहने का गुण उपजाते हैं। तीसरा क्या है कि घूमने के साथ अणु आपस में तथा बर्तन की दीवार में भी टकराते हैं, जिस कारण दीवारों पर दाब डालते हैं। नेक्स्ट चौथा टॉपिक हम लोग देखते हैं कि गैस तथा वाष्प केवल संपीड़न बल ही सहन कर सकते हैं, जबकि तनाव तथा कर्तन बल नहीं सहन कर सकते। तो गैस जो होगा ये संपीड़न केवल जिस बर्तन में रखा जाएगा उसको अगर दाब बल लगा करके रखेंगे तो सिर्फ संपीड़न, तनाव और कर्तन बल बिल्कुल नहीं सहन कर पाएगा। चौथा क्या है कि ये संपीड़न होते हैं वह बल हटा लेने पर अनिश्चित रूप से फैला, अर्थात इसको जैसे ही दाब बल लगाकर इसको रखेंगे, जैसे ही दाब बल हटा लेंगे तो ये अनिश्चित रूप से फैल जाएंगे गैस। तो तीनों का अलग अलग आइडेंटिफाइड हुआ है फ्रेंड्स। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं आशा है कि आप लोग अच्छे समझ कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब आते हैं फ्लूइड पर। फ्लूइड क्या होता है अब उसको देखते हैं हम लोग। तरल वे पदार्थ हैं जो सामान्य तापमान पर बहने की क्षमता रखते हैं, अर्थात फ्लूइड्स वो होते हैं जो सामान्य तापमान पर बहने की क्षमता रखते हैं और अपना आकार स्वयं निश्चित नहीं रख पाते, वरन जिस बर्तन में उन्हें रखा जाता है उसी का आकार धारण कर लेते हैं। अर्थात ठोस का आकार तो फिक्स होता है, वो बह भी नहीं पाता, इसलिए हम लोग इसमें ठोस नहीं पढ़ेंगे। लिक्विड हम लोग देखते हैं द्रव जिस बहने की क्षमता रखता है और जिस बर्तन में रखेगा उस आकार धारण कर लेगा। गैस भी बहने की क्षमता रखता है और जिसमें अगर बर्तन में रखा जाएगा दाब बल लगा करके वो उसी का आकार वो भी धारण कर लेगा। तो इसलिए इस पूरे सब्जेक्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, लिक्विड और गैसेस पर ही डिस्कस करेंगे, ठोस हम लोग नहीं पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि तरलों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड्स देखते हैं। तरलों का वर्गीकरण, प्रथम वर्गीकरण क्या होता है कि संपीड्य अर्थात कंप्रेसिबिलिटी या दबाने की सुगमता या कठिनाई के आधार पर सभी तरल निम्न दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या है, लिक्विड और गैसेस एंड वेपर। तो लिक्विड क्या है, द्रव देखते हैं क्या है। इन्हें व्यवहारिक रूप से असंपीड्य तरल कहते हैं। ये वे तरल हैं जिन्हें आसानी से नहीं दबाया जा सकता, इन पर तापमान परिवर्तन का प्रभाव कम पड़ता है। तो द्रव होते हैं, इन्हें व्यवहारिक रूप से इनकम्प्रेसिबल होते हैं। द्रव इनकम्प्रेसिबल कंप्रेसिबल नहीं होते हैं, जैसा कि पहले पढ़े हम लोग कि गैस कंप्रेसिबल होते हैं लेकिन द्रव क्या होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं। द्रव को दबाया नहीं जा सकता, गैस को दबाया जा सकता है। ये वे तरल हैं जिन्हें आसानी से नहीं दबाया जा सकता, इस तापमान परिवर्तन का प्रभाव कम पड़ता है लिक्विड अर्थात द्रव पर, याद रखिएगा। और ये ज़्यादा तक बार आता है कि द्रव क्या है कि इनकम्प्रेसिबल है, कंप्रेसिबल नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं गैस तथा वाष्प। गैस एंड वेपर देखते हैं। इन्हें संपीड्य तरल अर्थात कंप्रेसिबल फ्लूइड, सॉरी यहाँ इनकम्प्रेसिबल है इसलिए इनकम्प्रेसिबल इन नहीं रहे, कंप्रेसिबल है। इन्हें कंप्रेसिबल अर्थात गैस कंप्रेसिबल फ्लूइड भी कहते हैं। इन्हें आसानी से दबाया जा सकता है तथा तापमान परिवर्तन पर इन पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। ये रखे जाने वाले बर्तन में पूर्ण स्थान में फैल जाते हैं, अर्थात आकार धारण बर्तन नहीं रखते हैं। अगर उन्हें दबा कर रखा जाएगा तो बर्तन का आकार धारण करेंगे, नहीं तो ये पूर्ण रूप से फैल जाते हैं। द्वितीय वर्गीकरण में हम लोग देखते हैं। द्वितीय वर्गीकरण में क्या है कि सैद्धांतिक या व्यवहारिक आधार पर तरल निम्न दो प्रकार के बताए जाते हैं। पहला है आदर्श आइडियल फ्लूइड, दूसरा है व्यवहारिक तरल अर्थात प्रैक्टिकल फ्लूइड। आदर्श तरल क्या होता है उसे हम लोग देखते हैं। आदर्श तरल होता है, इन्हें पूर्ण तरल के नाम से भी जाना जाता है। आइडियल फ्लूइड को परफेक्ट फ्लूइड भी कहा जा सकता है। देखिए ध्यान दीजिएगा कि आइडियल फ्लूइड को परफेक्ट फ्लूइड अर्थात पूर्ण तरल के नाम से भी जाना जाता है। आदर्श तरल वे हैं जो अपने संपर्क में किसी भी सतह के प्रत्येक स्थान पर सतह के लंब रूप दाब बल लगाते हैं, अर्थात जिस बल में रखें तो प्रत्येक इस सतह में भी अपने लंब रूप बल लगाएंगे, इस सतह में भी और इस तरह लॉन्गिट्यूडिनल फोर्स लगाएंगे, तो वो क्या होंगे, आइडियल फ्लूइड होंगे। आगे हम लोग देखते हैं। आगे देखिए इसमें दिया है कि आदर्श तरल वो हैं आदर्श तरल वे हैं
जो अपने किसी भी कण के विस्थापन में कोई प्रतिरोध प्रस्तुत नहीं करते। अर्थात आइडियल फ्लूइड होते हैं कि जो किसी भी विस्थापन में रेजिस्टेंस बिल्कुल प्रतिरोध अर्थात आसानी से बन सकते हैं। वास्तव में कोई भी तरल आदर्श तरल नहीं होता है, परंतु प्रायोगिक दृष्टि से जिन तरलों के लिए श्यानता अर्थात विस्कोसिटी का मान बहुत कम होता है तो वो आदर्श तरल होता है, जैसे एयर वायु कह लीजिए तथा पानी आदि को आदर्श तरल माना जाता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं व्यवहारिक तरल अर्थात प्रैक्टिकल फ्लूइड या रियल फ्लूइड को देखते हैं। ये क्या होता है, तो ये है कि देखते हैं इसके विषय में कि इन्हें वास्तविक तरल भी कहते हैं। व्यवहारिक तरल वे हैं जो अपने किसी भी कण के विस्थापन में कुछ न कुछ प्रतिरोध अवश्य प्रस्तुत करते हैं। इन्हें संपीड़ितता तथा तल तनाव श्यानता के गुण भी होते हैं। तो इस तरह से व्यवहारिक तरल होंगे। तो फ्रेंड्स ये रहा मेरा आज का वीडियो। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो, आप लोगों के यूज़फुल हो तो फ्रेंड्स इसे लाइक करिएगा। और फ्रेंड्स जो चीज़ समझ में ना आया हो तो उसे कमेंट ज़रूर करिएगा। फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।